एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर मनी स्टार्ट करने वाले हैं। और जो मनी चैप्टर है काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इजी भी है। तो अब फर्स्टली हम देख लेते हैं कि जो मनी है उसका क्या मीनिंग होता है, और जब मनी का एग्जिस्टेंस नहीं हुआ था तो उससे पहले कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता था। नॉर्मली मनी क्या है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है किसी भी इकॉनमी के लिए। मनी के बेसिस पर ही एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मनी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक इकॉनमी को डेवलप करने में। तो अब जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो उससे पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम मनी का फिर डेफिनेशन क्लियर करेंगे, उसके फंक्शंस को भी समझेंगे। तो जब मनी का एग्जिस्टेंस नहीं हुआ था, मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो उससे पहले एक सिस्टम फॉलो किया जाता था और वो सिस्टम था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अब ये बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम अंडर विच गुड्स आर एक्सचेंज अगेंस्ट गुड्स विदाउट यूज ऑफ मनी। गुड्स का लेन देन हो रहा है गुड्स के साथ, इसमें मनी का भी कोई रोल नहीं है। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। क्योंकि अब बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिस्टम था, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। तो वो लिमिटेशंस अब हम समझेंगे कि क्या क्या लिमिटेशंस थी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में, जिसकी वजह से मनी का इन्वेंशन किया गया, मनी को इन्वेंट किया गया। तो पहले हम इसका बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की लिमिटेशंस को कवर अप करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है गुड्स के साथ, तो इस सिस्टम को बोलते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। इस सिस्टम को एक और नाम से जाना जाता है, एंड दिस सिस्टम इज ऑल्सो नॉन एज सीसी इकॉनमी। सीसी, सी हो जाएगा कॉमोडिटी, कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी इकॉनमी। गुड्स के बदले में कॉमोडिटी मतलब यहाँ पर हो जाएगा गुड्स, वस्तुओं की बात हो रही है। गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज, तो इस सिस्टम को कॉमोडिटी सीसी इकॉनमी भी बोला जाता है, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकॉनमी। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की क्या क्या प्रॉब्लम्स थी वो आप समझ लेते हैं। फर्स्ट जो इसकी डिफिकल्टी है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की कमी थी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में। अब ये क्या मतलब होता है, इसका क्या मीनिंग है, इसे हम एग्जाम्पल से क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि अब एक फार्मर है और उसके पास पोसेशन है, फार्मर के पास पोसेशन है वीट का, और वीट के एक्सचेंज में फार्मर को नीड है क्लॉथ की। तो फार्मर जो है एक ऐसे पर्सन को फाइंड आउट करेगा जिसके पास जो है क्लॉथ हो, और उसे नीड किसकी हो, फिर एक्सचेंज हो किसके साथ करना चाहता है, वो एक्सचेंज करना चाहता है वीट के साथ। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिस्टम था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अब इसमें फार्मर जो है अब एक ऐसे पर्सन को सर्च करेगा तो एफर्ट लगेगा, टाइम भी लगता है, तो काफ़ी कॉस्टली मेथड पड़ जाता है, इतना अप्रोप्रिएट मेथड नहीं था एक्सचेंज का। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, कि जो यहाँ पर दो पर्सन्स हैं जो आपस में एक्सचेंज करने को रेडी है, तो उनकी वांट्स भी क्या हो, मैच करनी चाहिए, तभी तो एक्सचेंज करने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, तो डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स का मिलना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वांट्स का मैच करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिस्टम में। सेल परचेज एक दूसरे से रिलेटेड थे, इसीलिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी जो लिमिटेशन है, प्रॉब्लम ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। फ्यूचर पेमेंट्स करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में। कैसे डिफ़िकल्ट था? एग्जाम्पल के लिए, अब एक बोरोअर है, बोरोअर कौन, जो उधार लेते हैं। अब बोरोअर है, उधार लेने वाले हैं, तो उधार भी क्या लेंगे, गुड्स को उधार लेंगे, वस्तुओं को उधार लेंगे, और फिर उधार लिया तो वापस भी क्या करेंगे, गुड्स ही वापस करेंगे। अब ये भी तो हो सकता है कि जो बोरोअर है, जिस पर्सन ने, जिस व्यक्ति ने उधार लिया, सपोज वीट लिया, बोरो करा, वीट उधार लिया, अच्छी क्वालिटी का वीट ले लिया, और जब वापस करने की बात आई, रीपेमेंट की बात आई, क्योंकि उधार लिया है ना तो वापस करना पड़ेगा, रीपेमेंट की बात आई तो लो क्वालिटी का वीट वापस करा, तो एक तरीके से फिर यहाँ पे डिसएग्रीमेंट आता है बोरोअर और लेंडर के बीच में। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, फ्यूचर पेमेंट करना डिफ़िकल्ट था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में।
ये इसमें है बोरोअर मे नॉट बी एबल टू अरेंज एग्जैक्टली द सेम गुड्स, जो बोरोअर है एग्जैक्टली वही सेम गुड्स अरेंज नहीं कर पा रहा, एंड सेम गुड्स एंड सेम क्वालिटी एट टाइम ऑफ रीपेमेंट। तो इससे डिसएग्रीमेंट आता है, इससे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, झगड़े क्रिएट हो जाते हैं। ये लिमिटेशन है किसकी, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की। डिफिकल्टी है ये जो उस टाइम पे हमें फेस करनी पड़ती थी जब मनी का एग्जिस्टेंस नहीं हुआ था। फिर एक पॉइंट और यहाँ पे आता है कि जैसे अब एक्सचेंज किसका हो रहा है, कॉमोडिटीज का, गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, तो गुड्स की जो वैल्यू है मे बी इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, तो वो भी एक रिस्क इससे एसोसिएटेड था कि अगर चलो एक्सचेंज हो रहा है गुड्स का, अभी बोरो कर लिए, गुड्स उधार ले लिए, वापस कर रहे हैं, तो क्या पता जो गुड्स की वैल्यू है या तो कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है ना कहीं किसी एक जो पार्टी है, एक पर्सन है, उसको लॉस फिर इसमें होगा। तो ये भी एक डिफिकल्टी है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है कि जैसे आज के टाइम की बात करें, आज के टाइम में जितनी भी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, सबका एक कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट है और वो है मनी। मनी रुपीज़, इंडिया की करेंसी रुपीज़ है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको रुपीज़ में एक्सप्रेस किया गया है। इजीली हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें हम ऐसे टाइम की जहाँ पे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था, तो वहाँ पे कोई कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है, कोई एक्सचेंज रेट का स्टैंडर्ड फिक्स नहीं था। क्या था, गुड्स के साथ एक्सचेंज हो रहे, जैसे अगर मार्केट में 1000 गुड्स हैं, तो 1000 जो गुड्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो किस टर्म में एक्सप्रेस होगी, जो 999 गुड्स हैं उस टर्म में वो एक्सप्रेस हो पाएगी, उन्हीं से रिलेट करेगी। और फिर वहाँ पे प्राइस लिस्ट बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, प्राइजेस को कंपेयर करना, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था। प्रॉपर कोई अकाउंटिंग नहीं थी, प्रॉपर कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती थी, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट था। तो ये एक प्रॉब्लम है कि जो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू था, कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं था। इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, इसी की वजह से तो मनी का हुआ था एग्जिस्टेंस। तो आगे हम मनी के फंक्शंस में इन सब पॉइंट्स को फिर क्लियर करेंगे। नेक्स्ट फिर और क्या डिफिकल्टी है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की, प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग ऑफ वैल्यू, स्टोरेज की दिक्कत। स्टोर, क्योंकि अब बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है तो स्टोरेज भी क्या हो रहा है, स्टोर भी क्या हो रहे हैं, गुड्स स्टोर हो रहे हैं। अगर गुड्स स्टोर होते हैं तो इसका मतलब जैसे अब गुड्स में वीट है, राइस है, ज़्यादातर जो है ये गुड्स वीट और राइस हो गया, इनकी ड्यूरेबिलिटी भी कम होती है, ये ज़्यादा चलते भी नहीं है, ख़राब हो जाते हैं। फिर अगर चलो स्टोरेज कर भी लिया, स्टोर कर भी लिया, तो फिर एक प्लेस चाहिए स्टोर के लिए, स्टोरेज के लिए, फिर स्टोरेज कॉस्ट आती है, टाइम लगता है, एफर्ट जाता है। तो स्टोरेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में, क्योंकि स्टोर क्या हो रहा था, गुड्स। लेकिन आज के टाइम में जो पीपल हैं वो स्टोर करते हैं किसको, मनी को स्टोर करते हैं। और फिर या तो जो मनी है घर में रख लो, या फिर बैंक में अगर डिपॉजिट करवाते हैं तो इंटरेस्ट अर्न कर लो। तो इतना आज के टाइम में इतना जो है ये चीज़ इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी, काफ़ी ज़्यादा इससे रिस्क एसोसिएटेड था, डेट्रिएशन हो जाता था, ख़राब हो जाती थी वस्तुएं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम फेस करते थे जब हम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का यूज़ किया करते थे। अब बात आई इसमें बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, ओवरऑल इसका जो है मीनिंग हो चुका है, इसके लिमिटेशंस भी हमने देख लिए। अब नेक्स्ट करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी, अब मनी का एक बार डेफिनेशन, जो मनी है एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी कॉमोडिटी जिसमें जनरल एक्सेप्टेबिलिटी हो और फिर उसे जनरली एक्सेप्टेंस मिल रही है ताकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो सके। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन सेल परचेज करना। ठीक है, और फिर उसी चीज़ को, उसी कॉमोडिटी को हम क्या बोल देते हैं, मनी, जिसकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है, कोई भी पर्सन मनी को एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता, इसी को बोलते हैं मनी। अब जो मनी है उसका एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, उसमें पहले क्या होता था, एंशिएंट टाइम्स में जो है कुछ मतलब किन चीज़ों का यूज़ करते थे मनी की तरह, तो वो अब सब हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी में कि मनी की डेवलपमेंट कैसे हुई। तो फर्स्ट इसमें जो इवोल्यूशन ऑफ मनी का स्टेज आया था कि मनी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, फर्स्ट है कॉमोडिटी
कॉमोडिटी मनी थी। कॉमोडिटी मनी क्या है, जैसे एंशियंट जो टाइम था, एंशियंट टाइम ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, जो पहले का टाइम था ह्यूमन सिविलाइजेशन का, तो उस टाइम पे क्या होता था, गुड्स का एक्सचेंज होता था गुड्स के साथ। उसी को हमने अभी देखा था ना, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। तो बताया गया इसमें, गुड्स दैट वर जनरली डिमांडेड वर यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब ऐसे गुड्स का इनमें यूज हो रहा था। कॉमोडिटी मनी क्या थी, ऐसे गुड्स का यूज करते थे मनी की तरह जो कि ज़्यादातर डिमांड में थे। अब कैसे कैसे गुड्स का यूज किया गया मनी की तरह, तो वो है गुड्स लाइक फर्स हो गए, स्किन्स हो गए, वीट हो गया, राइस हो गया, वीपन्स हो गए, एसेट्रा वर यूज्ड एज मनी। ये बात हो रही है पहले के टाइम की। एंशियंट जो टाइम था जब ह्यूमन सिविलाइजेशन का स्टार्टिंग हुआ था, उस टाइम की बात हो रही है। तब मनी का जो रोल था, मनी को किस तरीके से यूज कर रहे थे, मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या था, कॉमोडिटीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो स्टेज आया मेटोलिक मनी। जो मेटोलिक मनी है, अब इसमें क्या हुआ, जो कॉमोडिटी मनी है, कॉमोडिटी मनी है उसको चेंज कर दिया मेटलिक मनी में। अब मेटलिक मनी क्या है, जैसे मेटल्स हो गए लाइक गोल्ड के कॉइन्स हो गए, सिल्वर, कॉपर एसेट्रा वर यूज्ड एज मनी। मेटलिक मनी में मेटल का यूज हुआ। मेटल कौन कौन से, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एसेट्रा। क्योंकि क्या था ना, जो यहाँ पर कॉमोडिटी मनी थी, ये रियलाइज किया गया, पीपल जो पब्लिक है उन्होंने रियलाइज करा कि जो कॉमोडिटी मनी है उससे एक्सचेंज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, गुड्स को ज़्यादा टाइम तक, लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए स्टोर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो क्योंकि कॉमोडिटी वैल्यू, जो कॉमोडिटी मनी है, एक तरीके से जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है, उसमें उसकी लिमिटेशंस अभी हमने देखी थी, उसकी कमियों की वजह से ही निकल के आई थी फिर मेटलिक मनी। मेटलिक मनी का एग्जिस्टेंस हुआ, इसका इवोल्यूशन हुआ, इसका डेवलपमेंट किया गया। काफ़ी लॉन्गर पीरियड के लिए मेटलिक मनी को यूज़ किया गया था। फिर नेक्स्ट इसके बाद जो स्टेज आया, फिर डायरेक्टली पेपर मनी। पेपर मनी आज भी हम जो मनी का यूज़ करते हैं, जो पेपर करेंसी नोट्स हैं, उनकी बात हो रही है इसमें। ठीक है, तो पेपर मनी इट वॉज फाउंड इनकन्वीनियंट एज वेल एज डेंजरस टू कैरी गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। क्योंकि अब बात की जाए मेटलिक मनी की, तो उसमें इनकन्वीनियंटनेस थी, मीन्स इतना इजी नहीं था गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स को कैरी करना, डेंजरस भी है, ठीक है, रिस्की है काफ़ी। तो इसी पॉइंट्स को, इन्हीं लिमिटेशंस को देखते हुए जो पेपर मनी है उसको डेवलप किया गया। और एक और भी पॉइंट था कि जैसे अब ये जो गोल्ड कॉइन्स हैं, सिल्वर कॉइन्स हैं, तो इसका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता था, वर्ल्ड में इतना प्रोडक्शन नहीं था, डिमांड ज़्यादा थी। ट्रेड और कॉमर्स, अगर ट्रेड करना है, कॉमर्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करनी है, तो उसके लिए जो मेटल्स की डिमांड है वो ज़्यादा है। सिल्वर के जो कॉइन्स हैं, गोल्ड के कॉइन्स हैं, लेकिन उसका प्रोडक्शन इतना नहीं हो पा रहा था, शॉर्टेज थी। तो इसी वजह से फिर इतनी लिमिटेशंस आई मेटलिक मनी में, क्योंकि वहाँ पे क्या था, मेटलिक मनी का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, फिर इसमें रिस्क भी है, इसमें इनकन्वीनियंस भी है। तो इसी पॉइंट को देखते हुए फिर पेपर मनी का डेवलपमेंट हुआ। फिर पेपर जो मनी है, पेपर मनी रेगुलेटेड, इसको कौन कंट्रोल करता है, रेगुलेशन एंड कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक। अब इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, जो मेन बैंक है, जो बैंकर्स बैंक है, वो कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको हम बैंकिंग वाले चैप्टर में और समझेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस को भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है, देन इसके बाद पेपर मनी के बाद बैंक मनी। एक्सचेंज को और ज़्यादा फैसिलिटेट करने के लिए और आसान बनाने के लिए जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो है बैंक मनी। लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द इवोल्यूशन ऑफ मनी इज़ द इमरजेंस ऑफ बैंक मनी। अब ये बैंक मनी क्या होती है, जैसे कि अब हमें पता है लॉट्स ऑफ जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो बैंक के थ्रू हो रही हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हो जाती है, वन अकाउंट, बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र हो रहा है मनी, वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट मनी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये जो बैंक मनी है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे डेबिट कार्ड्स बैंक मनी है, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, चेक्स हो गए। तो इनसे भी क्या है, इससे बैंक मनी से भी जो ट्रांजेक्शन्स हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, वो ट्रांजेक्शन्स करना इजी हो गया है। तो ये भी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया बैंक मनी। और एक तरीके से ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है इवोल्यूशन ऑफ मनी का। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ मनी की जो स्टेजेस है ओवरऑल क्या थी, पहले आई कॉमोडिटी मनी, फिर उसके बाद हमारा कौन सी मनी आई, मेटलिक मनी,
फिर इसके बाद पेपर मनी, और फिर जो अभी लास्ट में आई बैंक मनी। ठीक है, अब ये जो इवोल्यूशन ऑफ मनी है इसका जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया है। इसमें एक मनी की डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से लर्न करनी है। मनी क्या होती है? कोई भी ऐसे थिंग जिसकी जनरल एक्सेबिलिटी है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसको हम बोलते हैं मनी। तो आज का ये टॉपिक हुआ कवर अप, और इसके बाद अब हम जो है इसका नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे फंक्शंस ऑफ मनी। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आ जाते हैं 4 मार्क्स पे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।